मतलब पल्लवी जी, आप सीधे तौर पर ये स्त्री और पुरुष की के बीच जो एक द्वंद्व चला आ रहा है, और पुरुष की जो मानसिकता है स्त्री विरोध की, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, साहित्यिक क्षेत्र में हो, उसको अभी भी मानती है वो दूरी पटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक आपको उदाहरण देती हूँ, बहुत पहले की बात है, वैसे आज भी बिल्कुल सही है वो बात ये है कि जब भारतेंदु जी ने निबंध लिखते थे, सबने सुना होगा उनका नाम, तो अपने निबंधों में वो हमेशा स्त्री की बात करते थे, सशक्तिकरण की बात करते थे। लेकिन जब उन्होंने नाटक लिखा, नील देवी नाटक, तो उसमें उन्होंने पक्ष विपक्ष रखा विधवा विवाह का। मैं ये सोचती हूँ कि विधुर विवाह पे ना तो पक्ष और ना विपक्ष की बातें कभी की गई, उसे बस यूं मान लिया गया जैसे हम सांस लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही विधुर विवाह एक आम सी चीज है। फिर स्त्री की विधवा विवाह के लिए पक्ष विपक्ष क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि उनके अंदर भी उतनी शक्ति या सामर्थ्य नहीं था कि स्त्री की जो शक्ति, उस समय आधार जो भी समाज में था, उसको वो चैलेंज कर पाए, वो नहीं कर पाए। लेकिन उसी समय में मृणालिनी देवी ने एक उपन्यास लिखा है कुमुदिनी। उस उपन्यास में उनकी विधवा जो स्त्री है, वो ना केवल विवाह करती है बल्कि वो प्रेम विवाह करती है। और इतना ही नहीं, विवाह जैसी साहित्यिक उत्सव को, उसने सामाजिक उत्सव को वो नकार देती है। उसका कहना है कि मैं विवाह के इस अनुष्ठान को नहीं मानती, मैं अपने प्रिय के साथ ऐसे ही रहूंगी। बदलाव आया है पल्लवी जी, बहुत बदलाव आया है। और हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैम आपके पास भी आना चाहेंगे, क्योंकि आपने कुछ पीढ़ियों को बदलते हुए देखा है, न सिर्फ साहित्य में स्त्री की भूमिका को बदलते हुए देखा है, वरन जो पल्लवी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्त्री विरोध का पुरुष द्वारा, उस पर हम बात करेंगे। शर्मिला जी, आपकी अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र को क्या आप निर्मला जी के पात्रों की तरह देखती हैं? पल्लवी जी का जो आक्रोश है पुरुषों के प्रति, उसकी तरह देखती है? नहीं, आप देखिए, अब आप पलटिए मत, आप पलटिए मत। आपने शुरुआत वहीं से की है, पुरुष विरोध से आपने शुरुआत की है। अब आपको इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। आज उद्देश्य यही है पल्लवी जी कि हमने अपने संबोधन की शुरुआत, इस कार्यक्रम की शुरुआत वहां से की कि बेटी से ही घर है, मां से ही मैं हूं, मैं एक स्त्री के बिना नहीं हो सकता था। मेरे संस्कार मेरे पिताजी के दिए हुए बिल्कुल नहीं हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच और गुरेज नहीं है। मेरे संस्कार मेरी मां ने ही मुझे दिए हैं। तो इस पर आपसे बात करेंगे मैम। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ। हमारे पास एक जमीन तैयार थी। मध्यकाल में थेरी भिक्षुनियाँ जो थी, उन्होंने कहा कि हम पुरुषों का दमन सहन नहीं कर सकते, और उन्होंने उसके विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध लिखना शुरू किया। 1942 में महादेवी वर्मा की निबंध की पुस्तक आती है, श्रृंखला की कड़ियाँ, और उन्होंने 1922-23 में कई निबंध लिखे जिसमें स्त्री अस्मिता की, पत्नीत्व की बात की है और मातृत्व की बात की है। माँ को आदर चाहिए, पत्नी को अधिकार चाहिए। और उसके पहले 1934 में महादेवी वर्मा चांद का संपादकीय लिख रही थी, और वे कह रही हैं, हमें न जय चाहिए न पराजय, हमें हमारी जगह चाहिए जो हमारी निर्धारित जगह है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी नींव हैं, और हमें एक ऐसी भूमि, तैयार भूमि मिली है जिस पर ही हमें चलना था। जब थोड़ा सा आगे आते हैं तो कृष्णा सोबती के पास आते हैं। उन्होंने ए लड़की जो कहानी लिखी, उसमें परिवार और एक अकेली अविवाहित बेटी का जो द्वंद्व है वह दिखाया, और उन्होंने उसमें कहा, उसका नाम ही लड़की का दिया, लड़की तुम न तो सताई जाओगी न किसी को सताओगी। वो अपने परिवार का दुख, माँ कहती है कि परिवार में मुझे सुख भी मिला दुख भी मिला, लेकिन वो वहाँ पे कहती हैं, लेकिन लड़की जब तुम पुकारोगी तो कौन आएगा? तो लड़की कहती है, जो मेरी आवाज सुनेगा उसे ही मैं पुकारूंगी और वही आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा ठहरती हूँ। जो लड़की की आवाज सुनेगा,
यानी वह जो अविवाहित लड़की है उसे प्रतीक्षा है किसी ऐसे व्यक्तित्व की जो उसके जीवन को भरा पूरा कर दे, जो उसके संसार को भर दे। मेरी जो कहानियां हैं, सबसे पहले मैं कहूंगी कि मेरी जो कहानी है बूढ़ा चांद, जिसका नाटक मंचन भी हुआ 12-13 बार, और वो एक चर्चित कहानी है। उसकी छोटी सी, मैं बहुत कम समय लूंगी, बहुत कम समय में बताऊं। उसमें एक छोटी लड़की है जो कि पट्रियार्की में है और वो अपशब्द बोलती है, गालियां देती है। उसके घर परिवार के लोग उसे नहीं समझते हैं। वह, उसकी माँ उसे मनोविज्ञान साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर जाती है और वह लड़की बहुत परेशान है और नींद में उसे एक बूढ़ा दिखता है। वह बूढ़ा, उसे भी वो बहुत गालियां देती है। तो बूढ़ा कहता है, अरे तुम्हें इतनी गालियां आती, तुम मेरी गाली गुरु बन जाओ। और लड़की को बहुत ही आश्चर्य होता है कि पहली बार किसी ने उसे सम्मान और मान दिया। और उसके बाद लड़की का उस बूढ़े के साथ जो संवाद होता है, उससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वह लड़की एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जिसका विशाल हृदय हो, विशाल मानस हो, और वह बूढ़ा रविंद्रनाथ है उस कहानी में। यानी रविंद्रनाथ एक ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं जो उसके जीवन को बदल दे। वही बीज मेरे शादी से पेस्तर में भी है, जहाँ पर प्रतीक्षा है वहाँ की लड़कियों को कि कोई ऐसा व्यक्तित्व उनके जीवन में आए जो उनके जीवन को समझे, उनको अंदर और बाहर से भर दे। 19वीं बारिश जो कहानी उपन्यास है, जो कि अभी आया है ये सेतु प्रकाशन से, उसमें भी जो 2 पात्र हैं, मुख्य पात्र है वहाँ चारुलता, वह भी इंतजार कर रही है ऐसे किसी व्यक्तित्व का जो उसके जीवन को भरा पूरा कर दे। ठीक है मैम।